दोस्तों इस वीडियो में हम एयर कूल्ड चिलर की वर्किंग को विस्तार से बताएंगे। अगर पार्ट्स की बात करें तो चाहे जैसा भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, सभी में पार्ट्स वही होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर। जितना बड़ा सिस्टम होगा उसमें उतने ही ज़्यादा सेफ्टी डिवाइसेस होंगी। ये एयर कूल्ड चिलर है। इसका ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से ये कंडेंसर अटैच है। फिर कंडेंसर से एक लाइन निकलकर ये देखो फिल्टर लगा है। फिर फिल्टर के आगे एक्सपेंशन वाल्व से इवेपोरेटर अटैच होता है। इवेपोरेटर का दूसरा सिरा कंप्रेसर की सक्शन लाइन से अटैच होता है। जैसे विंडो एसी, स्प्लिट एसी काम करता है, बिल्कुल वैसे ही चिलर भी काम करता है। बस अंतर ये होता है, विंडो एसी और स्प्लिट एसी एयर को चिल्ड करते हैं, जबकि चिलर वाटर को चिल्ड करता है। क्योंकि ये एयर कूल्ड चिलर है, इसलिए इसमें एयर कूल्ड कंडेंसर लगा होता है। एयर कूल्ड कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को कंडेंसेशन के लिए कंडेंसर में बड़े बड़े फैन लगे होते हैं। इन फैन की एयर से रेफ्रिजरेंट का कंडेंसेशन होता है। जैसे वाटर कूल्ड चिलर को किसी बंद कमरे में इंस्टॉल कर दिया जाता है, वैसे एयर कूल्ड चिलर को हम बंद कमरे में नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। इनको ओपन एरिया में ही इंस्टॉल करना होता है। जिन एरिया में एयर वेंटिलेशन की ज़्यादा कमी नहीं होती है, वहाँ पर हम एयर कूल्ड चिलर को यूज कर सकते हैं। अगर जिस एरिया में बहुत ज़्यादा एयर वेंटिलेशन की कमी है, वहाँ पर हम एयर कूल्ड चिलर नहीं लगा सकते। वहाँ पर फिर हमको वाटर कूल्ड चिलर ही लगाना पड़ेगा। एयर कूल्ड चिलर में वाटर कूल्ड चिलर की तरह अलग से कूलिंग टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखेंगे ये चिलर कैसे काम करता है। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होकर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में फैन लगे होते हैं। फैन की एयर से रेफ्रिजरेंट कंडेंसेट होती है, जिससे रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होती है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म की रेफ्रिजरेंट फिल्टर में फिल्टर होकर एक्सपेंशन डिवाइस पर पहुंचती है। चूँकि एक्सपेंशन डिवाइस में एक छोटा सा होल होता है, उसी होल से रेफ्रिजरेंट को रिस्ट्रिक्ट होते हुए इवेपोरेटर में जाना होता है। जैसे ही इवेपोरेटर में रिस्ट्रिक्ट होकर रेफ्रिजरेंट पहुंचती है तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो हो जाता है। जब प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी बिल्कुल लो हो जाता है, जिससे पूरा इवेपोरेटर चिल्ड हो जाता है। इवेपोरेटर दो भागों में बना होता है, सेल और ट्यूब। वैसे ज़्यादातर चिलर में सेल्स में रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब में पंप्स की हेल्प से वाटर को सर्कुलेट कराया जाता है। इवेपोरेटर में जिस भाग में रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर जिस भाग में वाटर होता है उसके टेम्परेचर से बहुत कम होता है। इसी वजह से वाटर भी अपने टेम्परेचर को कम करने लगता है, जिससे वाटर भी चिल्ड हो जाता है। वहीं दूसरे वाटर का टेम्परेचर घटता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ता है। जब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेफ्रिजरेंट की फॉर्म लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में परिवर्तित होने लगती है। इसी को इवेपोरेशन क्रिया भी कहते हैं। फिर यही वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन से कंप्रेसर में चला जाता है। यही क्रिया कंटिन्यू होती रहती है। जो वाटर इवेपोरेटर में चिल्ड हो रहा था, उसी वाटर को AHU और FCU में भेज दिया जाता है। फिर AHU जिस एरिया में हमें ठंडी हवा की ज़रूरत होती है, उस एरिया को ठंडा करते हैं। AHU कैसे काम करता है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।